हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाई हिस्ट्री आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है, अब तक हमने जिन टॉपिकों के बारे में पढ़ा था उसमें पढ़ा हमने गुप्तकालीन शासकों के बारे में पढ़ा। गुप्तकालीन शासकों के बाद में हम जिस टॉपिक को लेके चले थे वो था गुप्तकालीन प्रशासक। अब गुप्तकालीन प्रशासन के बाद में आज हम जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं वो है गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति, जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। देखिए, गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में बेटा मैं बात कर रहा हूं। तो गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गुप्त काल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण जो पहलू था वो था भू व्यवस्था का सामान्यीकरण करना। भू व्यवस्था का सामान्यीकरण। देखिए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमको देखने के लिए मिलेगी बेटा गुप्त काल के अंदर। गुप्त काल के अंदर आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। अब जब आर्थिक स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आर्थिक स्थिति के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? भू व्यवस्था का सामान्यीकरण करना। क्या मिल रहा है बेटा? भू व्यवस्था का सामान्यीकरण करना। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण स्थिति है भू व्यवस्था का सामान्यीकरण करना। यानी गुप्त काल के अंदर भू व्यवस्था का क्या हो गया था? सामान्यीकरण हो गया था। क्या हो गया था बेटा? सामान्यीकरण हो गया था। अगर यहां पर बात की जाए तो भूमि का भी वर्गीकरण कर दिया गया है। क्या कर दिया है? वर्गीकरण कर दिया गया है। किसका वर्गीकरण कर दिया गया बेटा? भूमि का वर्गीकरण कर दिया गया है। अब किस हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया गया उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, पहली होती है वास्तु। पहली प्रकार की भूमि कौन सी होती है? वास्तु। वास्तु भूमि कौन सी भूमि हुआ करती थी? निवास के योग्य। जहां पर व्यक्ति निवास करता था तो उसको क्या कहा जाता था? वास्तु। यानी निवास के योग्य जो भूमि थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु कहा जाता था। दूसरी भूमि आती थी चारागाह भूमि। चारागाह भूमि। दूसरी प्रकार की भूमि कौन सी थी बेटा? चारागाह भूमि थी। चारागाह भूमि में क्या था? पशुओं के चारा योग्य भूमि। यह कौन सी थी? पशुओं के चारा योग्य भूमि। पशुओं के चारा योग्य जो भूमि थी वो कौन सी थी? चारागाह भूमि। वास्तु जो निवास योग्य भूमि थी। यानी कि गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं स्टील बाई सूर्यकांत सर। और यहाँ हम गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में बेटा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है? भू व्यवस्था का सामान्यीकरण हो गया है। क्या हो गया है? भू व्यवस्था का सामान्यीकरण हो गया है। अगर वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो वास्तु को कौन सी भूमि थी जिसमें निवास योग्य था? कौन सी थी? निवास योग्य। चारागाह भूमि कौन सी थी? जहां पर पशुओं के चारा योग्य भूमि हुआ करती थी उसे चारागाह भूमि कहा जाता था। खिल। तीसरे प्रकार की भूमि कौन सी हुआ करती थी? खिल। खिल का तात्पर्य क्या है बेटा? वह भूमि जिसे जोतने योग्य नहीं होती थी। क्या होती थी? वह भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती। यानी कि वह भूमि है जिसको जोता नहीं जा सकता। वास्तु निवास योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारे योग्य भूमि। खिल वह भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है उसे खिल कहा जाता था। उसके बाद है अपृत। कौन सी होती है? अपृत। अब बेटा अपृत भूमि कौन सी होती है? अपृत भूमि वह भूमि होती है जंगली भूमि जिसमें कभी भी जुताई नहीं होती है।
वह भूमि जिसमें कभी जुताई नहीं होती। वह भूमि जिसमें कभी जुताई नहीं होती वह भूमि कौन सी कहलाती है? अफलत भूमि कहलाती है। अगर देखा जाए तो भूमि का जो वर्गीकरण किया गया है भूमि के हिसाब से वो 8 प्रकार से गुप्त काल के अंदर किया गया। वास्तु निवासियों की भूमि, चारागाह भूमि जो पशुओं के चारे के लिए जो उपयोग में ली जाती है, खिल वह भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, अफलत वह भूमि जिसमें कभी जुताई नहीं होती है। अब देखिए अमर सिंह के अमरकोश के अंदर 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। बेटा कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है? 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख अमर सिंह के अमरकोश के अंदर किया गया है। अब ये 12 प्रकार की भूमि कौन कौन सी होती है जो अमर सिंह के अमरकोश के अंतर्गत इस 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है? तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी भूमि का उपयोग किया गया है। 12 प्रकार की भूमि का इसमें अमर सिंह के अमरकोश के अंदर जो 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो अमर सिंह के अमरकोश के अंदर अमर सिंह के अमरकोश अमर सिंह के अमरकोश के अंदर 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख होता है। कितने प्रकार की भूमि का? 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख होता है। बेटा देखो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन क्वेश्चन आते हैं जिनको हम यहाँ से निकालते हैं। हम पढ़ रहे हैं गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति और भू व्यवस्था का सामंतीकरण। भू राजस्व एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है किसके लिए? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो वही बात चल रही है यहाँ पर। हमने अभी 4 प्रकार की भूमि के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं 12 प्रकार की भूमि जो अमर सिंह ने अमरकोश के अंतर्गत बताई है। अब ये 12 प्रकार की जो भूमि अमर सिंह अमरकोश के अंदर बताता है, इसके अंदर है उर्वरा, उसर, पहली कौन सी हो गई? पहली हो गई उर्वरा, दूसरी हो गई उसर, तीसरी हो गई मरु, चौथे प्रकार की भूमि अमर सिंह जो अमरकोश में उल्लेख करता है वह करता है अपराध, ठीक है। 5वें प्रकार की भूमि का अमर सिंह ने अमरकोश के अंदर जो उल्लेख किया है वो है सदवल। 6ठे प्रकार की भूमि का अमर सिंह ने अमरकोश के अंदर किया है वो है पंकिल, ठीक है। 7वें प्रकार की भूमि का अमर सिंह ने अमरकोश के अंदर जो जिक्र किया है वो 7वें प्रकार की है जल। 8वें प्रकार की भूमि का उल्लेख जो अमर सिंह करता है वह है कच्छ। 9वें प्रकार की भूमि है शर्करा, ठीक है, कच्छ शर्करा। 10वें प्रकार की भूमि के बारे में बताता है सरकावती, कौन सी बताता है? सरकावती बताता है 10वें प्रकार की। उसके बाद में नदी मात्रक, नदी मात्रक 12वें प्रकार की जो भूमि बताता है अमर सिंह अमरकोश में वो बताता है देव मात्रक। देखिए अमर सिंह ने अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया है। हम पढ़ रहे कंपटीशन फाउंडेशन, और कंपटीशन फाउंडेशन के अंदर हम 12 प्रकार की भूमि अगर पूछा जाता है तो अमर सिंह के अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, तो 4 कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 12 प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब इन 12 प्रकारों के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, अंदर का इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है उर्वरा, दूसरी उषा, तीसरी मरु, चौथी अपराध,
5वीं सरवल, छठी है कंकेल, 7वीं है जल, 8वीं कच्छ, 9वीं सरकरा, 10वीं सरकावती, 11वीं नदी मात्रक और 12वीं देव मात्रक। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो 12 प्रकार की भूमि के बारे में अमर सिंह ने अमरकोश के अंदर बताया है। ठीक है, गुप्तकालीन अभिलेखों को में भी हमको भूमियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नवी धर्म यानी कि सत्ता के लिए अनुदान में जो भूमि दी जाती थी उसे नवी धर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवी धर्म। नवी धर्म भूमि कौन सी है बेटा? नवी धर्म भूमि में है जो सत्ता के लिए। नवी धर्म कौन सी है? नवी धर्म वह है सदा के लिए भूमि अनुदान, जो सदा के लिए जिस भूमि का अनुदान किया जाता था उस भूमि को क्या कहा जाता था? नवी धर्म कहा जाता था। यानी कि भूमि का अनुदान हमेशा के लिए कर दिया गया है, वह भूमि क्या कहलाती है? नवी धर्म भूमि कहलाती है। उसके पास में नेक्स्ट जो प्रकार की भूमि जो आती है वो नेक्स्ट प्रकार की भूमियों के अंदर अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन मिलता है। अवैध निधि के बाद में अप्रत धर्म, अनेक प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में राजकीय आय का जो स्रोत के बारे में बात की जाए तो कौन सी है? भू राजस्व व्यवस्था है। क्या है बेटा? राजकीय आय का मुख्य स्रोत। राजकीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भू राजस्व व्यवस्था। कौन सी है बेटा? भू राजस्व व्यवस्था। भू यानी कि भूमि, राजस्व यानी कि आय, राज्य को प्राप्त होने वाली आय, भू राजस्व व्यवस्था जिसके अंतर्गत राज्य अपनी व्यवस्थाओं को चलाता है। यानी कि गुप्त काल के अंदर भूमि का जो आय का तरीका कौन सा है? भू राजस्व का है। किसका है बेटा? भू राजस्व का। यानी कि भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता है वही राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, भाग कर राजा की भूमि के उत्पादन पर छठे हिस्से के बराबर मिलता था। अब देखिए सबसे पहला जो कर लगता था भाग लगता था, वो कितना लगता था? 1/6। यानी कि भूमि के उत्पादन का 1/6 हिस्सा, पूरा जो 6वां हिस्सा है वो क्या प्राप्त होता है? राजा को आय के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? राजा को आय के रूप में भू राजस्व का 1/6 भाग राजा को आय के रूप में प्राप्त होता था। उसके पश्चात भोग ग्रामीणों द्वारा राजा को दान दी गई। दूसरा कौन सा है? भोग। भोग क्या है? ग्रामीणों के द्वारा राजा को जो दान की जाती थी, फल है, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, जो भी दान में दिए जाते थे, वो जो सारी चीजें हैं, लकड़ी है, जिनकी नियमित रूप से आपूर्ति की जाती थी, नियमित रूप से जो दिए जाते थे, वो क्या कहलाते हैं? भोग। यानी कि राज्य की आय का भूमि की आय का 1/6 हिस्सा किसका होता था? भाग का, जो राजा के द्वारा आय ली जाती थी, यानी कर लगाया जाता था। भोग क्या है? सब्जी है, फल है, या फिर जो सब्जी है, फल है या अन्य चीज है, लकड़ी है, जो नियमित रूप से राज्य को आपूर्ति की जाती थी, वह क्या था? भोग था। इस प्रकार से ये कर भी लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद उद्रम कर को भूमि कर बताया गया है। इसको ऐसा सीमांत में इनको जो सामान्यतः इस कर के नाम से इसको जाना गया है वो सीमा कर, उपरीत एक प्रकार का भूमि कर जिसे उपरीत वसूल करता था। उपरीत कौन सा होता था बेटा? वह कर था। उपरीत वह करता जो किसके द्वारा वसूल किया जाता था? उपरीत के द्वारा जो वसूल किया जाता था वो एक प्रकार का सीमा कर था, जो कि एक प्रकार का जो कर था जो उपरीत के द्वारा वसूल किया जाता था। इसके पश्चात में देखा जाए तो अनेक प्रकार के कर भी लिए जाते थे। हल रखने वाले प्रत्येक कृषक को दिए जाने वाला कर था जिसका नाम था हल दंड कर। कौन सा था? हल दंड कर। जो हल रखता था उस प्रत्येक किसान को उसको कर को दिया जाता था।
ठीक है। उसके पश्चात में राजकीय सेवा के लिए बेगार जो ली जाती थी उसे उसके लिए बिष्टी शब्द का उपयोग किया गया है। किसका शब्द का उपयोग किया गया है? बिष्टी। यानी कि राज के लिए जो बेगार ली जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? बिष्टी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बेटा? बिष्टी के नाम से जाना जाता था। राज्य के रूप में जो बेगार ली जाती थी उसे बिष्टी कहा जाता था। ठीक है। भू राजस्व दो प्रकार से लिया जाता था, नगद यानी कि हिरण्य, नगद या मे के रूप में लिया जाता। भू राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? भू राजस्व। भू राजस्व बेटा दो प्रकार से लिया जा रहा है। एक तो हिरण्य के रूप में लिया जा रहा है, और दूसरा कौन सा लिया जा रहा है? मे रूप में लिया जा रहा है। किस रूप में लिया जा रहा है? एक तो हिरण्य के रूप में लिया जा रहा है और दूसरा कौन से रूप में लिया जा रहा है? मे के रूप में लिया जा रहा है। जो हिरण्य जो हुआ करता था ये कैसे लिया जाता था बेटा? नगद कर लिया जाता था। कैसा कर लिया जाता था? नगद कर लिया जाता था। और मे के रूप में जो कर लिया जाता था वो अन्न के रूप में लिया जाता था। किस रूप में लिया जाता था? अन्न के रूप में जो कर लिया जाता था। किस रूप में लेते थे बेटा? अन्न के रूप में। देखिए भूमि से जो भू राजस्व प्राप्त करता है शासक दो प्रकार से करता है, हिरण्य के रूप में या मे के रूप में। हिरण्य नकद है और मे क्या है? अन्न के रूप में। दो प्रकार से कर को शासक के द्वारा क्या किया जाता था? वसूल किया जाता था, लिया जाता था। इसके पश्चात में अगर बात की जाए तो सामान्यतः कुल्या बाग, द्रोण, पाटक भूमि की माप की इकाई थी। द्रोण के बाद में आ गया आपका कुल्या बाग और पाटक। ये जो है क्या है? भूमि की माप की इकाई। किसकी इकाई है? भूमि की जो माप की जा रही है उसकी इकाई के रूप में इनको रखा जाता था और भूमि की माप की जाती थी। ठीक है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के में राजा के द्वारा सिंचाई के कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है स्कंदगुप्त का, उससे यह पता चलता है कि राजा के द्वारा जो सिंचाई का कार्य किया राजा के द्वारा सिंचाई के द्वारा कैसे की जाने या सिंचाई का कार्य किए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है कि राजा सिंचाई के कार्यों के बारे में विशेष जागरूक था। इसके बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख से हमको प्राप्त होती है, जो स्कंदगुप्त का है। रहट व घटी यंत्र, रहट और घटी यंत्र, रहट है और घटी यंत्र है। रहट और घटी यंत्र सामान्यतः सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन थे। आकार में तालाबों को बापी उड़न गेड़ू कहा जाता था। रहट और घटी यंत्र, रहट और क्या बेटा? घटी यंत्र। ये दोनों की दोनों किसकी इकाई थी? ये दोनों की दोनों जो इकाई थी ये क्या थी? सिंचाई की इकाई थी, जिनके माध्यम से सिंचाई की जाती थी। उसके पश्चात में बरहानी तथा अमर सिंह ने चावल, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, दाल, गन्ना, तिलहन जैसी फसलों का उल्लेख किया है। इस काल के अंदर गेहूं, जौ, मटर, चना, तिलहन आदि की फसलों का उत्पादन होता था, जिसका उल्लेख अमर सिंह ने अपने अमरकोश और बहारवीर के द्वारा भी किया गया है कि इस काल के अंदर जो फसलों का उत्पादन किया जाता था। इस काल में बंगाल मलमल के लिए इस काल के अंतर्गत अगर बात की जाए तो बंगाल जो है वो मलमल के लिए प्रसिद्ध था।
किसके लिए प्रसिद्ध था? मलमल के लिए बंगाल प्रसिद्ध था। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कलिंग धान के लिए, कलिंग जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए। मालवा ईख के लिए, बंगाल मलमल के लिए, कलिंग धान के लिए, मालवा ईख के लिए, और इसके पश्चात में गुजरात सूती वस्त्र के लिए, कश्मीर केसर के लिए। गुजरात सूती वस्त्र के लिए, कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध था। ध्यान रखिएगा बेटा, इस काल के अंदर बंगाल मलमल के लिए, कलिंग धान के लिए, मालवा ईख के लिए, गुजरात सूती वस्त्र के लिए, कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। गुप्त काल के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर बात की जाए, भूमि की जो अदायगी है वो अनुदान के रूप में, अदायगी समानतः भूमि अनुदान के रूप में की जाती थी। अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को दान की जाती थी। अग्रहार जो भूमि है, कौन सी भूमि है बेटा? अग्रहार जो भूमि है वो भूमि किसको दान की जाती थी? ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ठीक है, ध्यान नहीं है। अग्रहार सामान्यतः ब्राह्मणों के लिए भी प्रयुक्त की जाने वाली भूमि के लिए किया जाता था। ठीक है, जो कि कर से मुक्त होती थी। राजा के प्रसाद पर्यांत तक उस पर उनका अधिकार बना हुआ होता था। ये जो भूमि हुआ करती थी, ये क्या हुआ करती थी? कर मुक्त हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी? कर मुक्त हुआ करती थी, जिस पर राजा का पर्याप्त जब उस पर उसका जब तक राजा होता था, जब तक उसका उस पर नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है, उसका नियंत्रण बना था। दूसरे प्रकार का अनुदान अपने राज्य के अधिकारियों को उनकी सेवा के उपहार के स्वरूप में दिया जाता था। अग्रहार जो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि थी, दूसरी जो कर मुक्त थी, जो राजा के पर्याप्त प्रसन्न तक बनी रहती थी। दूसरे प्रकार की भूमि वह होती थी जो राज्य के कर्मचारियों को उपहार के रूप में दी जाती थी। किस रूप में दी जाती थी? उपहार के रूप में जो भूमि दी जाती थी वह दूसरे प्रकार की भूमि हुआ करती थी। ठीक है बेटा, उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो गुप्त काल में भूमि का धीरे धीरे सामंत भूमि के वास्तविक शासक बन गए। यहाँ पर गुप्त काल के अंदर जो सामंत हैं, कौन है बेटा? सामंत जो हैं वो भूमि के क्या बन गए हैं? वास्तविक मालिक बन चुके हैं। वास्तविक जो भूमि का जो मालिक है वो सामंत बन चुके हैं। यहाँ पर अगर सामान्यतः देखा जाए तो अगर कह सकें तो स्कंदगुप्त के इंदौर अनुदान के अंतर्गत भूमि पर खेती अथवा करवाना तथा अधिकार दिया गया है। अनुदान प्राप्तकर्ता को काश्तकार रखने का अवसर प्राप्त हो गया और उप सामंतीकरण का पहला अभिलेखीय उदाहरण है। यहाँ पर जो भूमि दान दी जाती थी वह अपने यहाँ काश्तकार कर सकता था, काश्तकार को वह अपने यहाँ पर रख सकता था। तो इससे यह पता चलता है कि भूमि अनुदान का उप सामंतीकरण यहाँ पर हमको देखने को प्राप्त होता है। जब भूमि जो दान दी जाती थी वह उस पर कैसे करवाता था। मंदसौर अभिलेख के अंदर रेशम के बुनकरों द्वारा, अब बेटा देखिए मंदसौर अभिलेख के अंतर्गत आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काम आने वाले टॉपिक हैं। यहाँ से आपका कंप्लीटली अगर बात की जाए तो यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमको सामान्यतः यहाँ से क्वेश्चन भी उभरकर सामने आता है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों का आंसर हमें आना आवश्यक है। तो इसलिए सबसे पहली बात यहाँ पर बात चल रही है मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा, कौन से अभिलेख में?
मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर का कौन से मंदिर का? सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख प्राप्त होता है, यानी कि मरम्मत का उल्लेख प्राप्त होता है। व्यापारिक समितियों को इस काल के अंदर निगम कहा जाता था। जो व्यापारिक समिति थी उनको इस काल में क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था। व्यापारिक समितियों को क्या कहा जाता था? इस काल में निगम कहा जाता था। निगम के रूप में वह कार्य किया करती थी। ठीक है। व्यापारिक काफिले का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता था, निगम का जो मुखिया होता था, उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? श्रेष्ठी कहा जाता था। याद रखिए, व्यापारिक समितियों को इस काल में निगम कहा जाता था, इसके मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था, और इस काफिले को या इसका नेतृत्व करने वाले को सातवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सातवाह कहा जाता था। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। व्यापारिक समितियों को इस काल में क्या कहा जाता है? निगम कहा जाता है, और इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठी कहा जाता है, और इस निगम को लेकर का नेतृत्व करने वाले को, व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सातवाह कहा जाता है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है कि जो काफिला है इसका नेतृत्व कर रहा है वो सातवाह कहलाता है। ठीक है। देखिए, इस काल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो व्यापार वाणिज्य में स्थिरता आ गई है। व्यापार वाणिज्य कमजोर होता हुआ चला है। उसके पश्चात में देखा जाए विदेशों के इसमें व्यापार का पतन हो गया है। उन्होंने आगमन किया है। रोमन जनता द्वारा चीनियों से रेशम प्राप्त करने की तकनीक सीख लेने के कारण भारत के साथ रोम का व्यापार को धक्का लगा है। देखिए, व्यापार में स्थिरता आ गई है इस काल के अंतर्गत। देखिए, अगर आपको मैं सीधी सी बात करूं तो गुप्त काल और गुप्त काल के नीचे की सारे टॉपिक साफ साफ देखा जाता है। अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो रहा है। यहाँ पर इस काल में विदेशी व्यापार का धीरे धीरे पतन हो रहा है। ठीक है। जिस व्यापार पर भारत का आधिपत्य है, उस व्यापार के अंतर्गत चीनियों द्वारा रेशम की जो जानकारी है वो रोम के लोगों से सीख ली गई है, जिससे व्यापार में काफी नुकसान पहुंचा है। उसके पश्चात में और जिससे चीनियों द्वारा रेशम का उत्पादन की तकनीक सीख लेने के कारण भारत के साथ रोमन व्यापार को क्या लगा है? धक्का लगा है। उसके पश्चात में अगर देखा जाए इस काल के अंतर्गत जो बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति है, गढ़शाला है, कटोरा है, दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करते थे। पश्चिमी तट के बंदरगाहों में बड़ोस है, सपोरा है, ये क्या है? ये पश्चिमी तट के अंतर्गत जो बंदरगाह थे, इनसे क्या होता था? सोकरा, इनसे व्यापार होता था। भारत से चीन से भारत का व्यापार अनुमानतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। चीन से जो व्यापार होता था वो किस आधार पर होता था? वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। फायान के द्वारा विनिमय का साधन कोड़ी बताया गया है। फायान ने जो विनिमय का साधन बताया है वो क्या बताता है? कोड़ी बताता है। यानी कि कोड़ी के माध्यम से व्यापार किया जाता था। किस माध्यम से व्यापार किया जाता था? कोड़ी के माध्यम से व्यापार किया जाता था। ठीक है। अगर देखा जाए तो अंतिम काल में मूल साम्राज्य एक सीमित क्षेत्र के अंदर ही समाहित हो गया और इसका धीरे धीरे पतन हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे इसका लेकर वो पढ़ेंगे हम सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे।
आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री बाय सूर्यकांत सर और आज हमने पढ़ी है गुप्तकालीन गुप्ता एज के अंतर्गत हमने इकोनॉमिक्स लाइफ के बारे में पढ़ा है जो आपके समझ में आया होगा। आशा है कि आपके मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, हमने वैदिक सभ्यता का पीडीएफ का जो मैटर है पीडीएफ के माध्यम से जो नोट्स हैं वो आपके कल से हमने डालने चालू कर दिए हैं आपके स्कूल ऐप पर और वहां से आप इनको अपलोड कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए टॉपिक के अंतर्गत गुप्तकालीन सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन को साथ में लेते हुए। आज मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा।